हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान न्यूट्रिशन क्लासेस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का हम लोग पेपर देखेंगे। जो 2025 का आप लोग का पेपर सामाजिक विज्ञान का, इसका हम लोग पेपर देखेंगे पूरे सॉल्व सहित। इन सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से सबका आंसर देखेंगे इस वीडियो में। आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर 11 मार्च को आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। अगर आप चाहते हैं 70 में 70 नंबर पाना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम सभी प्रश्न बताएंगे इंपॉर्टेंट, जो आप लोग के 11 मार्च को प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, शॉर्ट, लघु उत्तरी, लघु उत्तरी सभी प्रश्नों को इसमें हल कराया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोगों को सबसे पहले पूर्णांक जो 70 नंबर का पूर्णांक रहता है, समय कितने मिलता है आप लोग को? 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग को समय मिलता है, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं। और आप लोग कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उस निर्देश को आप लोग को देखिए क्या क्या निर्देश आप लोग के दिए जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिया जाता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना आप लोग को अनिवार्य है। दूसरा निर्देश आप लोग का प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं। जो आप लोग के 15 मिनट शुरुआत के मिलेंगे, इसमें आप लोग प्रश्न पत्र पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा तो। अब इसके बाद आप लोग को तीसरा नियम यह है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आप लोग को उम्मीदवार शीट पर दिया जाएगा। जो आप लोग को 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न रहेंगे, इसका आप लोग जो आंसर लिखेंगे उत्तर, इसको उम्मीदवार शीट पर दिया जाएगा। आप लोग को एक उम्मीदवार शीट मिलेगा, इस पर आप लोग को इसको आंसर लिखना है। चौथा आप लोग का है, उम्मीदवार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करें। OMR पे जो आप लोग लगाएंगे ऑप्शन, आप लोग का 4 ऑप्शन रहता है। इस तरह 4 ऑप्शन रहेगा, इस पर आप लोग को जो सही रहेगा इस पर आप लोग को घेरा लगाना है, गोला करना है। लेकिन आप लोग को देख सोच समझ कर जो आप लोग को आंसर पता हो इसको लगाइए, गलत ना लगाइए। अगर आप लोग इस पर लगा देते हैं फिर इसको चाहते हैं काटने के लिए, तो आप लोग को काटना नहीं है, जो लगा दिए आप लोग को यही लगा के छोड़ना है ये। फिर इसके बाद आप लोग का खंड ब है। खंड ब में 50 अंकों का, इसमें वर्णात्मक 2 और मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक और उसके सम्मुख अंकित हैं। और इसके बाद आप लोग को छठवां, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके बाद सातवां आप लोग का, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। आप लोग के यह नियम है, समान निर्देश है। इसके बाद हम लोग खंड अ वाले प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले खंड अ का प्रश्न आप लोग का है 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग का है। बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले आप लोग का पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो आप लोग का ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आप लोग का सही है? तो जिसमें आप लोग का ऑप्शन भी सही है, फ्रांस आप लोग का सही होगा। दूसरा प्रश्न आप लोग का, ड्यूट मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना है, किसको माना है? इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया गया है रूसो, विक्टर, इम्यूनल, काल्विन, जिस्पे मैसिन। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी सही होगा, जिस्पे मैसिन को। तीसरा प्रश्न आप लोग का है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? ऑप्शन दिया गया है जॉन राइट, एंड्रू कार्नेगी, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वाट। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। चौथा प्रश्न आप लोग का है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कारण था? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया, कीमतों का गिरना, कीमतों का स्थिर रहना, कीमतों का बढ़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, कीमतों का गिरना। पांचवा प्रश्न आप लोग का है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? ऑप्शन आप लोग का जेन आयर, हार्ट कैंडिडेट, रमोना, बाइबिल। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी सही होगा, बाइबिल। छठवां आप लोग का है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन दिया गया, एक ही भाषा में बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं में बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा में बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही होगा, एक ही भाषा में बोलने वाले लोग। इसके बाद आप लोग का सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया, कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण।
8वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ऑप्शन आप लोग का दिया श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का प्रति प्रधान होना, महिलाओं का साक्षरता दर की कमी। इसमें आप लोग का ऑप्शन बी होगा। आप लोग का ऑप्शन बी इसमें सही होगा, जैविक बनावट होगा। इसके बाद आप लोग का 9वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब ऑप्शन देगा धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों का प्रधानता दी जाए। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही होगा, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। 10वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा संसूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, शिक्षा, मुद्रा और विदेशी मामले। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षा। 11वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देगा गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, अधिक सिंचाई। 12वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिया क्या है, इसमें कौन कौन सा आप लोग का मिलान सही करना है। इसमें आप लोग का देखिए, सबसे पहले आप लोग का पहला दिया गया है भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल आप लोग का आएगा सतजुल पर। और आप लोग का दूसरा दिया गया है हीराकुंड। हीराकुंड आप लोग का आएगा महानदी पर। सरकार सरोवर जो है आप लोग का आएगा नर्मदा पर। टिहरी जो है भागीरथी पर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। 13वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन दिया गया मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन जो है मछली पकड़ना भी होगा, कृषि भी होगा और आप लोग का डेयरी भी होगा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16वां आप लोग का प्रश्न है 14वां, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है रोजगार पर, आर्थिक क्रिया पर, उद्यम का स्वामित्व पर, श्रमिकों की संख्या पर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, उद्यम की स्वामित्व पर। इसके बाद आप लोग का 15वां वाला प्रश्न है बुच्छरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया गया भूमि का अनपुजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही होगा, भूमि का अनपुजाऊ होना। इसके बाद आप लोग का 16वां प्रश्न है इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन जीव पशु विहार का प्रसारण। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा आप लोग का, एक मिनट, इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, चिपको आंदोलन। इसके बाद आप लोग 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया सरकार विदेशों व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार वह निर्णय ले सकती है कि किस प्रकार की वस्तुएं में कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। दूसरा तीसरा आप लोग का विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी अधिकतर देश का व्यापार और अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। आप लोग के यह 17वां वाला प्रश्न है जो आप लोग को इसका आंसर ढूंढकर आप लोग को बताना है। 17वां का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग का 18वां प्रश्न आप लोग का है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ऑप्शन इसमें आप लोग को दिया गया है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही है, अधिक मजदूरी देना। 19वां प्रश्न आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन आप लोग का कोयला, भूतापी ऊर्जा,
पेट्रोलियम उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, भूतापी ऊर्जा। और 20वां प्रश्न आप लोग का वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देना है। इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रित हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, उपरोक्त सभी। आप लोग का इसका भी आंसर कमेंट में करना, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का और क्वेश्चन नंबर 17 का, दोनों का आप लोग को आंसर कमेंट में करना है। इसके बाद हम लोग खंडभाव वाले प्रश्न देखेंगे, जो आप लोग के 50 अंक में सभी खंडभाव में प्रश्न आते हैं। इसमें आप लोग का पहला वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग आप लोग को 80 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न आप लोग का, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ये आप लोग का 4 नंबर का प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखना है आप लोग को। इसमें हम लोग खंडभाव का यह प्रश्न पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न का आप लोग का आंसर क्या है, देखिए पहला प्रश्न हम लोग का आंसर है, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए हैं। सैनिक और युद्ध संबंधित माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। पहला आप लोग यह लिखेंगे। दूसरा में आप लोग लिखेंगे, कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अधिक उत्पादन भी था। आप लोग को 2 महामंदी के आप लोग को एक कारण लिखना हुआ है। इसके बाद आप लोग को दूसरा प्रश्न आप लोग का है, दूसरा प्रश्न आप लोग का 8वां प्रश्न पूछेगा। ये आप लोग का प्रश्न है, इसमें आप लोग को दिया गया 1928 से 1934 के मध्य में होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का व्याख्या करना है आप लोग को। ये भी आप लोग का 4 नंबर का प्रश्न होगा। दोनों को ये प्रश्न करना है आप लोग को। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आप लोग का 8वां वाला प्रश्न है, इसमें आप लोग को दिया गया है जो लिखना आप लोग को आंसर में, 1928 से 1934 के बीच हुई महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित किया था। इस दौरान भारत में व्यापार, कृषि और उद्योगों का पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद आप लोग पॉइंट वाइज बनाकर लिखेंगे। इसमें आप लोग महामंदी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े कुछ प्रमुख प्रभाव आप लोग के यहाँ है। आप लोग दूसरा लिखेंगे। इसमें आप इसे आप लोग, ये गलती प्रिंट हो गया, इस पर आप लोग ब्लैक पेन से आप लोग लिख दीजिएगा, ब्लैक पेन से। इसके बाद आप लोग का हेडिंग है, इनमें आप लोग लिखेंगे पॉइंट बनाकर, व्यापार पर प्रभाव। व्यापार पर प्रभाव कैसे पड़ा, इस दौरान भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा रह गया था। दूसरा आप लोग का कृषि पर प्रभाव, कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से गिर गई, इस वजह से किसानों की आय में कमी आई। तीसरा का आप लोग का है, आप लोग को उद्योगों पर प्रभाव, उद्योगों में उत्पादन घटा और बेरोजगारी बढ़ी। चौथा आप लोग लिखेंगे किसानों पर असर, कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार ने किसानों के करों में कोई छूट नहीं दी। इसके बाद आप लोग है शहरी लोगों पर प्रभाव, जिन लोगों की आमदनी निश्चित थी जैसे कि जमींदार, मध्यवर्गीय कर्मचारी, इनकी स्थिति ठीक रही। फिर इसके बाद आप लोग का महामंदी की शुरुआत अमेरिका में स्टॉक मार्केट गिरने के साथ हुई थी। यह यूरोप और जापान तक पहुंच गया और दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था पर प्रभावित किया। ये आप लोग के यह है, अथवा वाले प्रश्न आप लोग के यह है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग का दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। आप लोग का ये भी 4 नंबर का है प्रश्न। इसमें भी अथवा करके प्रश्न पूछेगा। वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जात कथन की व्याख्या करना है आप लोग को। इस दोनों का आप लोग को आंसर बताएंगे कैसे आप लोग को लिखना है। चलिए आप लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। इसमें आप लोग लिखेंगे पहला वाला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह कथन सही है क्योंकि इसमें सभी वर्गों और समुदायों को सत्ता में भागीदारी मिलती है। इसमें सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है और लोगों के अधिकारों का सम्मान होता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है क्योंकि इससे आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सभी वर्गों की आवाज़ सुनी जाती है। दूसरा लिखेंगे लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व होता है। तीसरा लिखेंगे राजनीति स्थिरता बढ़ती है। चौथा लिखेंगे समाज में सामरस्यता बनी रहती है। पांचवा लिखेंगे आप लोग सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है। छठवां आप लोग लिखेंगे लोकतंत्र की स्थायित्व बढ़ती है। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे
सत्ता की साझेदारी के कुछ उदाहरण हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के सरकार एवं गठबंधन सरकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, सत्ता के केंद्रीकरण। सत्ता की साझेदारी के कुछ तरीके में आप लोग यह लिख देंगे: क्षैतिज सत्ता साझेदारी, ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझेदारी, राजनीतिक दलों के बीच सत्ता साझेदारी, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता साझेदारी। आप लोग ये लिखेंगे, ये वाले प्रश्न लिखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग का आठ वाला प्रश्न जो था, इसमें आप लोग लिखेंगे, आठ वाले प्रश्न का आंसर लिखेंगे, जाति में राजनीति की भूमिका। दो आप लिखना था, इसमें आप लोग पहला लिखेंगे, एक अकेली जाति सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए अधिक राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए वह अन्य जातियों और समुदायों के साथ सहयोग और समझौते का प्रयास करती है। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे, इस प्रक्रिया में जातियों के बीच संवाद और मोल तोल बढ़ता है। इस तरह जाति में राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो विश्व भर की राजनीति में भी देखने को मिलती है। ये आप लोग, फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे, राजनीति में जाति, पहले लिखे आप लोग जाति में राजनीति में भूमिका, फिर लिखेंगे राजनीति में जाति की भूमिका। इसमें आप लोग पहला लिखेंगे, हेडिंग बनाकर, सरकार गठन के समय राजनीतिक दल एवं सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग उचित प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा लिखेंगे, पॉइंट बनाकर, चुनावों में जातिगत भावनाओं को उकसाकर राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार अपना सर्वप्रथम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण कुछ पार्टियों खास जातियों की प्रतिनिधित्व के रूप में देखी जाती है। फिर इसके बाद आप अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति का बहुमत नहीं होता, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कई जातियों और समुदायों का समर्थन हासिल करना पड़ता है। फिर आप लोग आगे लिख देंगे लास्ट में, इन बिंदुओं को स्पष्ट है कि राजनीति और जाति में एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं और राजनीति में जाति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर देखेंगे। इसमें आप लोग का तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई दो कारण लिखना है आप लोग को। फिर इसके बाद अथवा करके प्रश्न पूछा, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, दो कारण लिखिए। दोनों में से कोई आप लोग को एक प्रश्न करना है। इसका आंसर आप लोग दोनों को देखेंगे, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। दूसरा आप लोग देखेंगे आंसर आप लोग का, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे तीसरा का, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि आगे लिखेंगे, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं का चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। आप लोग बस केवल इतना लिखना है, केवल आप लोग को 80 शब्दों में आप लोग का आंसर लिखना है। फिर इसके बाद आप लोग आगे भी लिख सकते हैं, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, जो दो कारण निम्नलिखित हैं। इनमें आप लोग पहला कारण लिखेंगे, उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि। ऊर्जा का उपयोग उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद आप लोग दूसरा लिखेंगे, जीवन स्तर में सुधार। इसमें लिखो, ऊर्जा का उपयोग जीवन स्तर में सुधार के लिए भी किया जाता है। फिर आप लोग का अथ वाला प्रश्न देखेंगे, परिवहन वाला प्रश्न जो आप लोग का था, इसमें इसका लिखेंगे आप लोग, परिवहन और संचार के साधनों को किसी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि यह साधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी राष्ट्र के विकास की पहचान है। परिवहन और संचार व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को जन्म दिया है। इतना लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे आप लोग, संचार में परिवहन में तेज़ी से वृद्धि ने हर देश के लोगों की जीवन शैली में सुधार किया है। रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पर ला दिया है और सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। किसान कम समय में अपने माल का परिवहन करने और अधिक पूंजी अर्जित करने में सक्षम है। भारत अपने बेहतर वायुमार्ग और रेलवे के कारण भी पूरी दुनिया से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इतना आप लोग को लिखना। फिर इसमें आप और आगे लिख सकते हैं आप,
परिवहन और संचार के साधनों के कारण ही स्थानीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, जो हर देश के आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट है। परिवहन कम समय में कामकाजी लोगों को एक स्थान के दूसरे स्थान तक ले जाने की अनुमति देता है। परिवहन माल को उनकी आपूर्ति स्थानों तक ले जाने की अनुमति देता है। संचार के आधुनिक साधनों के माध्यम से सूचना और ज्ञान के आदान प्रदान ने लोगों को अधिक जागरूक बना दिए हैं। वे वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत तेज गति से करते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। फिर इसके बाद आप लोग अब चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न आप लोग का, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है। किन्हीं दो का उल्लेख करना है। फिर अथवा करके प्रश्न पूछा है, अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों को उल्लेख कीजिए। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका पहला आंसर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उदाहरण में चीन, बांग्लादेश और भारत जैसे देश। यह देश सस्ते निर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। फिर आप लोग आगे लिखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत को कम रखने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती है। फिर तीसरा आप लोग का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने विनिर्माण सामानों के लिए निकटवर्ती बाजारों की आवश्यकता होती है, जिससे माल में के उत्पादन की लागत कम हो जाती है। चौथा लिखा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी कौशल इंजीनियरों और इसके कर्मियों और बड़ी संख्या अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जो ग्राहक और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो। और लास्ट में आप लिखेंगे, ये सभी कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन लागत 30 से 40% तक बचाने में मदद करता है। फिर आप लोग का खंड का हाथ वाला प्रश्न था। इसमें था अच्छे बाजार के दो कारण लिखना था। अच्छे बाजार ऐसे बाजार होते हैं जिनमें खरीदारी और विक्रेता दोनों वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। इसके बाद आप लोग को अच्छे बाजार के निम्न लक्षण निम्न है। इसमें आप लोग पहला लिखेंगे, मूल्य में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि खरीदारी और विक्रेता को दोनों संतुष्ट हो सकें। फिर इसके बाद आप लोग का दूसरा लिखेंगे, सूचना का उपलब्धता। इसमें लिखेंगे, एक अच्छे बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों त्वरित और सूचित निर्णय ले सकें। फिर तीसरा आप लोग लिखेंगे, तरलता में आप लोग लिखेंगे, एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता है जब किसी संपत्ति को शीघ्र बेचने या खरीदने की आवश्यकता हो। फिर चौथा आप लोग का है, लागत। एक अच्छे बाजार को हुई यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन देन की लागत कम हो। आप लोग यह लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। आगे प्रश्न आप लोग का वर्णनात्मक है, दूसरा वाला वर्णनात्मक। इसमें उत्तर लगभग 150 शब्दों में आप लोग को लिखना है। ये आप लोग के 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का 5वां, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारण को लिखिए। उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। क्या आंसर आप लोग का है। इसमें आप लोग प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को लिखना है, इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। इसका आप लोग को आंसर लिखना है। कम से कम आप लोग को 150 पेज मतलब 150 शब्द आप इसमें होना चाहिए अगर आप लोग को 6 नंबर पाना है तो। कम लिखेंगे, कम शब्द में लिखेंगे तो आप लोग कम नंबर मिलेगा। इसके बाद इसमें आप लोग को अथवा प्रश्न करके दिया गया है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलन को लिखिए। फिर इसके बाद आप लोग का 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न आप लोग का, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना आप लोग को। फिर अथवा करके प्रश्न पूछा हुआ है आप लोग का, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की क्या व्याख्या कीजिए। ये भी आप लोग के 6 नंबर के प्रश्न हैं। दोनों को एक प्रश्न आप लोग करना रहेगा। फिर 7वां प्रश्न आप लोग का, मृदा अपरदन क्या अर्थ है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का वर्णन करना है। और अथवा करके प्रश्न पूछा है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करना आप लोग को। ये आप लोग के 6 नंबर के प्रश्न आप लोग के ये भी पूछे जाते हैं।
इसके बाद आप लोग का 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न आप लोग का असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण को लिखना है और अथवा करके प्रश्न पूछा हुआ है। मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को करना होगा। फिर इसके बाद आप लोग का आगे का प्रश्न पूछता है, मानचित्र वाले संबंधित प्रश्न पूछता है। इसमें आप लोग के इसमें दिया गया 9 प्रश्न निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंक की हेतु हाफ नंबर निर्धारित किए गए हैं आप लोग को। इसमें पहला प्रश्न इसमें दिया गया, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूर्य मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आप लोग इसके आंसर लिखेंगे तो हाफ नंबर मिलेगा। हाफ नंबर आप लोग को, आधा नंबर आप लोग को मानचित्र पर दर्शाने पर मिलता है। ये आप लोग के जो आप लोग का केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य का विकल्प, जिससे आप लोग देखने में आँख में कमी है, इनके लिए प्रश्न रहते हैं। इनको केवल इसका आंसर लिखना, लिखित प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में दीजिए। मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। इसमें आप लोग को मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, बस केवल इसका आंसर लिखना है, तो आप लोग को नंबर मिलेगा इस पर। इसके बाद मानचित्र का दूसरा में आप लोग को दिया गया 10वां प्रश्न, निर्देश दिए गए भारत को मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। इस पर भी आप नंबर आप लोग को लिखने में मिलेगा, आप नंबर दर्शाने में मिलेगा। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चीन द्वारा नाम शहीद कीजिए। नर्मदा नदी पर बांध चीन द्वारा नाम शहीद कीजिए। महानदी चीन द्वारा नाम शहीद। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चीन द्वारा नाम शहीद। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चीन द्वारा नाम शहीद। यह दृष्टिदोष के दृष्टिबाधित लोगों के लिए वह प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का यही लास्ट प्रश्न था। सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 11 मार्च को इसमें प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।